एग्जाम्पल 1 निकालिएगा अपनी बुक में, पेज नंबर है मेरे पास 44 43 से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल 1, एसएन एंटरप्राइजेस, पेज ओपन कर लीजिएगा बुक से। एसएन एंटरप्राइजेस produces 3 products alpha, beta, gamma. The management has some reservation of the methods of the costing. Consequently, the cost accountant has reviewed the records and gathered the following information. अब इससे नीचे सारा डाटा दिया हुआ है। The cost incurred during the latest quarter were as under direct material, direct labor, indirect wages में machine maintenance, stores, quality control, training and related services. उसके बाद फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इंश्योरेंस ऑन प्लांट, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, स्टोर स्पेयर्स और रेंट एंड रेट। ये सारे हेड ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं ओवरहेड्स के। नंबर 2 में मैं लिख रहा था प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर डिपिक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें अल्फा, बीटा, गामा तीनों दिए हुए हैं। इसके प्रोडक्शन, इसके डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन लेबर आवर्स, इंस्पेक्शन आवर्स पर दिए हुए हैं। Rate for depreciation for plant and machinery is 10%। और ये कह रहे हैं कि इसकी जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। अब वो रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेशन दैट वुड रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स ऑन वेरियस बेसिस। एक्चुअली मुख्तलिफ बेसिस पे वो कैलकुलेट करा रहा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब चूंकि ये डाटा आपको जो दिया होता है वो स्टाइल में होता है कि नीचे ही सॉल्यूशन शुरू कर देता है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बकायदा बेसिस दी होंगी। ठीक है, अब इसमें जो बेसिस है, अगर आप नंबर 2 पॉइंट पे देखो तो एक तो आपकी यूनिट बेस है, एक डायरेक्ट लेबर और बेस है, एक मशीन और बेस है और एक इंस्पेक्शन और बेस है। ठीक है, ये आपकी 4 बेसिस होंगी इसके अंदर। ठीक है, बल्कि इंस्पेक्शन और तो होते नहीं है बेस में, तो आपकी 3 बेसिस बनती है और चौथी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर आप क्वेश्चन में और से देखें तो हमारी नॉर्मली 4 बेसिस होती हैं, 6 बेसिस होती हैं जो हमने क्लास में पढ़ी थी। डायरेक्ट मटेरियल, अब देखो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया हुआ अल्फा, बीटा और गामा, यानी प्रोडक्ट वाइज नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो हमें लेबर आवर्स पर रेट दिया हुआ है और ऊपर डायरेक्ट लेबर जो है वो भी टोटल दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा लेबर पर यूनिट मशीन आवर्स गिवन है आपके पास, यस, और उसके बाद आपको इंस्पेक्शन आवर्स गिवन है। एनीवे, तो सबसे पहले तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स। हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का? Estimated overheads over estimated base. ठीक हो गया, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड बेस, जो भी हम बेस लेंगे उसके मुताबिक होगा। तो पहले बेस में अगर आप देखो, ये क्वेश्चन में सामने रख रहा हूं, हम यूनिट्स को बेस लेते हैं। ऊपर आप हेडिंग दीजिएगा नंबर 1, इफ यूनिट्स आर बेस। यूनिट्स आर इस बेस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला वही है, बजटेड ओवरहेड्स। अब बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में सारे दिए हुए हैं, ओवरहेड्स को टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस सबको जितने भी गिवन है सबको टोटल कीजिएगा। ये कहां से शुरू हो रहे हैं आपके? जी, ये सबसे पहले आपको गिवन है इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, ओवरहेड्स को पहले अगर आप लिस्ट में एक दफा कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। ओवरहेड्स, इसमें इनडायरेक्ट वेजेस सबसे पहले गिवन है। ये वन टाइम कैलकुलेशन है जो हर एक में यूज होगी, इनडायरेक्ट वेजेस। अब इनडायरेक्ट वेजेस आपके पास है 4 दी हुई है, चारों को प्लस कर दो, टोटल कितना बन रहा है 600,000 प्लस 360,000 प्लस 468,000 प्लस 400,000, चारों को ऐड करके ये कितना है 1828।
Yes, sir. 1000। इसके बाद नेक्स्ट हेड देखें तो फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.8 मिलियन। ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग, और ये है 1.56 मिलियन। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट, ये क्वेश्चन में गिवन है 240,000। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट हेड देखिएगा स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लाईज कंज्यूम। ये तीसरा का वर्ड लिख रहा हूं मैं। ये है हमारे पास, एक में छोड़ दिया था, सॉरी, चलिए बाद में लिख देते हैं 1.8 मिलियन। इसके बाद इंश्योरेंस दी हुई है बिल्डिंग पर 60,000। And last one is rent, rates and taxes. That is 1.2 million. ये एस्टिमेटेड ओवरहेड्स हैं, इन सबको प्लस कर दीजिएगा, देखिए कितनी वैल्यू आती है, ऐड कीजिएगा। So 9488 000. 9488,000। ठीक है, अब चूंकि हमने बेस यहाँ यूनिट्स ली है तो हमारा फार्मूला बन गया एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट्स। तो अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, तो 9488,000 होल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तीनों के यूनिट्स को प्लस कर दो। कितने यूनिट्स बन रहे हैं तीनों को प्लस करके? 77,000। 77,000। इसको डिवाइड कर दें, 9488 को 77 पे डिवाइड करें, 123.22। 3.22 पर यूनिट। ये क्लियरली आगे लिखना हो पर यूनिट, ये जरूर लिखना होता है हमने ताकि क्लियर हो गई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस किस पर कर रहा है। ये एक रेट आ गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर। ठीक है, अब सेकंड आपने अगर मैं दोबारा बेसिस की तरफ आऊं तो ध्यान में रखिएगा 6 बेसिस होती है हमारे पास। हम 6 कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये यूनिट बेस है, पहले लेबर और बेस लेते हैं, अब दूसरा रेट अगर लेबर और बेसिस पर लेता हूं तो ओवरहेड वही लेंगे। अब ये ऊपर हेडिंग दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है, मैं इसको रेस कर रहा हूं, यहां ला रहा हूं। अब मैं बेस ले रहा हूं डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहले क्यों ना इसको कैलकुलेट कर लिया जाए डायरेक्ट लेबर आवर्स को। अब देखो ऊपर टेबल जो आपको दी हुई है उस टेबल में हर एक के साथ आवर्स गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है। अल्फा के 20 है, बीटा के 5 है, गामा के 4 है, यानी एक यूनिट को बनाने के लिए इतने आवर्स चाहिए। तो बताइए टोटल आवर्स लेबर कैसे निकालूं, अल्फा के कैसे कैलकुलेट होंगे। अल्फा के आप बना रहे हो 12,000 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 लेबर आवर्स चाहिए, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो 240,000 बीटा। इसके जो यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं वो 20,000 है और इस पे लेबर आवर्स लगेंगे 5। 20,000 into 5 100,000 और गामा इसके यूनिट आप बता रहे हो 45,000 और इस पे आवर्स लगेंगे 4। 45,000 into 4 कितना आ जाएगा आपका 9180। अब इसको प्लस कर दें तो 4 2 3 4 520,000 आवर्स।
अब जब लेबर आवर्स बेसिस पे निकालूंगा तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? बजटेड ओवरहेड आपने वही रखने 9488,000 होल डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट 520,000, इसको 520,000 पे डिवाइड कीजिएगा, 9488 डिवाइड बाय 520 18.24 18.24 24 पर लेबर आवर। तीसरी केस जो हमारी होगी वो हमने पढ़ी थी मशीन आवर्स, और क्वेश्चन के अंदर मशीन आवर्स भी गिवन है। सेम इसी तरीके से मशीन आवर्स आप कैलकुलेट करोगे। अब मैं सिर्फ यहाँ मुख्तसर कर रहा हूँ, अब वो कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। डेज इज इक्वल टू मशीन आवर्स, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालूं? OAR इज इक्वल टू 9488,000 होल डिवाइडेड बाय, आप मशीन आवर्स ज़बानी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप कैलकुलेट करें, देखो पहले अल्फा के 12,000 यूनिट है, 6 आवर्स लगेंगे। 12,000 into 6 72,000 आवर्स, 20,000 into 8 बीटा पे लगेंगे 160 आवर्स। तो टोटल इसका करके बताइए कितना आएंगे? 682,000 680 682,000 682,000 अब 9488 को 682 पे डिवाइड कीजिएगा, देखिए क्या रेट आया? 13.91 13.91 पर मशीन आवर। अच्छा, अब आइएगा नंबर 4 बेस। नंबर 4 बेस पे लेना, वही 6 बेसिस हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे निकालेंगे? हमारी जो ओवरहेड है 9488,000 है, और डायरेक्ट मटेरियल देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है? ये ऊपर डाटा में देखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है जी 240,000। 240,000 into 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 9488 डिवाइड बाय 240 into 100, जी 3953.33 3953.33%। ये बहुत बड़ा रेट है, क्योंकि वैसे ये मटेरियल कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें हमें रेट नहीं निकालना चाहिए, लेकिन सर हम कैलकुलेशन सीखने के लिए कर रहे हैं ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह डायरेक्ट लेबर का निकल आएगा ना, और इसी तरह प्राइम कॉस्ट। तो ये 6 बेसिस हो सकती है मैक्सिमम किसी क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बाद मैं जरा जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इसी बुक में दिया हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर उसमें है आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 5, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 51। On December 1, 2013, Zia Textile Mills Limited purchased a new cutting machine for rupees 1.3 million to augment the capacity of 5 existing machines in the cutting department. Now I can say कि पहले 5 cutting machines थी, अब एक नई मशीन आपने ऐड कर ली, और वो मशीन आप बाय कर रहे हो 1 दिसंबर 2013 को।
The new machine has an estimated life of 10 years, after which its scrap value is estimated at 100,000. ये डाटा जो हमें दिया हुआ है, इसकी मदद से हम डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका डेप्रिसिएशन, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो ये जो न्यू मशीन है, इसकी डेप्रिसिएशन मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। The new machine will be available to the cutting department with effect from February 1, 2014। देखो ये मेरे पास जो मशीन अवेलेबल है वो 1 फरवरी को है 2014 को। It is budgeted the machine will work for 2600 hours in 2014। यानी 2014 में ये 2600 hours वर्क करेगी। The budget hours include 80 hours for setting up of the machine and the 120 hours for maintenance। 80 hours मशीन को सेटअप टाइम लगेगा और 120 मेंटेनेंस also, ठीक है। और ये 2600 hours में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखा है related expenses for the year 2014 have been estimated as under electricity used by the machine during the production will be 10 units per hour at a rate of 8.50। Cost of maintenance will be 25,000 per month। Machine required replacement of parts at the end of every month, which will cost rupees 10,000 on each replacement। ये जितने भी हेड में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये सारे के सारे हेड जो है ओवरहेड्स हैं। इसी तरह नंबर 4 पे कहता है मशीन ऑपरेटर विल बी एम्प्लॉयड एट 9,000 पर मंथ। ये भी इसमें इंक्लूड होगा ओवरहेड्स में। Number 5, it is estimated that on installation of the machine, other departmental overheads will increase by rupees 5,000 per month। ये भी overheads हैं, ये पांचों overheads आ गए। निचला डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 2 पैराग्राफ में दिया हुआ है। एक पैराग्राफ में cutting department uses a single rate for recovery of running cost of machine। यानी हर मशीन का सेपरेट रेट नहीं होता, बल्कि तमाम मशीन्स का एक रेट है। अब क्वेश्चन में पिछले पेज पे हमने पढ़ा था कि पहले हमारे पास 5 मशीन्स थी और आप एक नई मशीन खरीद रहे हो। इसका मतलब पहले जो आप रेट अब्सॉर्ब कर रहे थे या रेट आप यूज कर रहे थे वो 5 मशीन्स का था। अब जो रेट होगा वो 6 मशीन का होगा, लेकिन रेट कंपोजिट होगा सिंगल रेट। It has been budgeted that other 5 machines will work for 12,500 hours during the year 2014। ये बाकी 5 मशीनों के hours दिए हुए हैं, including 900 hours for maintenance, और इसमें 900 hours maintenance के लगेंगे। Presently, the cutting department is charging rupees 390 per productive hour for recovery of running cost of existing machine। यानी इस वक्त जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसमें हम जो रेट एब्जॉर्प्शन रेट यूज कर रहे हैं वो 390 पर प्रोडक्टिव आवर है। ये लाइन पर इंपॉर्टेंट है, पर प्रोडक्टिव आवर। ये याद रखिएगा, प्रोडक्टिव आवर वो है जिसमें आपकी मशीन प्रोडक्शन दे रही है। इसके अंदर मेंटेनेंस और शामिल नहीं होंगे, इसके अंदर सेटअप टाइम जो है वो मशीन का इंक्लूड नहीं होगा। इन कंप्यूटिंग द रिवाइज मशीन और रेट। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन सिर्फ ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि आप रिवाइज रेट निकाल लो मशीन का, ठीक है, रिवाइज रेट कैलकुलेट कर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5। ऊपर में पहले देखो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। एस्टिमेटेड ओवरहेड्स ऑफ न्यू मशीन। पहले न्यू मशीन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल तरतीब से चलिएगा। पहली लाइन में आइए तो स्टार्टिंग में इसने मैं बताया था कि मशीन जो है वो हम बाय कर रहे हैं दिसंबर 2013 में, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल फॉर यूज होगी या मेरे पास यूज में जो आएगी वो 1 फरवरी 2014 से है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब न्यू मशीन आएगी तो डेप्रिसिएशन आएगी। तो सबसे पहला आप हेड ले लो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन। अब जरा
आप आइएगा तो मुझे डेट के बाद में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बताइए कॉस्ट के अंदर खुद देखिएगा, कॉस्ट भी है 1.3 बिलियन माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर की हुई गिवन है 100,000 और उसने कहा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो और यूजफुल बाय टू क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 10 इयर्स। तो यहां तक अगर कैलकुलेशन करना हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन मुझे 11 मंथ की डेप्रिसिएशन चाहिए क्योंकि 1 फरवरी को आपकी ये न्यू मशीन जो है वो ऑपरेशन होगी। तो 11 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये 1.2 बिलियन 120,000 और 110,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा न्यू मशीन। ठीक है, इसके बाद 5 हेड्स और हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ये जो 5 पॉइंट्स हैं उसकी तरफ आ रहा हूं, ये नीचे आइएगा। जी, related expenses for the year 2014 have been estimated as under electricity used by machine during the production will be 10 units per hour। यानी प्रोडक्शन करते वक्त आपको 10 यूनिट्स पर आवर लगेंगे। ये मशीन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी और उसका रेट 8.50 पर यूनिट है। इसका मतलब पहले तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए देखना पड़ेगा मशीन कितने आवर्स ऑपरेट हुई है। तो जरा चेक करें कितने आवर्स आपकी ऑपरेट हुई है। ये पहला पैराग्राफ में दिया हुआ है कि टोटल 2600 आवर्स हैं और इसके अंदर 80 आवर्स में सेटअप के हैं, 120 आवर्स मेंटेनेंस के, और जहां पर क्लियर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। वर्ड फोर से देखिएगा ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, इसका मतलब वो 80 आवर्स प्रोडक्शन आवर्स नहीं है, 120 आवर्स प्रोडक्शन आवर्स नहीं है। इन दोनों को लेस कर दो तो ये 2600 में से 80 और 120 लेस किए तो 2400 आवर्स आएंगे। तो यहां इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी के हैं 2400 आवर्स, ये जो प्रोडक्टिव आवर्स है इसको मल्टीप्लाई करें, उसमें लिखते हैं कि रेट जो होगा वो 10 यूनिट्स कंज्यूम होंगे पर आवर में। अगर मशीन 2400 आवर्स प्रोडक्शन करती है, हर आवर में 10 यूनिट्स कंज्यूम होंगे और एक यूनिट का जो रेट दिया हुआ है वो 8.50 है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2400 into 10 into 8.50। जी 204,000। 204,000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट हेड देखें, वो लिखता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस विल बी ₹25,000 पर मंथ। अब मेंटेनेंस कॉस्ट में आते हैं और ये दिख रहा है 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इनटू पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है। तो बताइए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 11 से। यस, आपने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये मशीन 1 फरवरी को यूज में आई है। तो 11 मंथ का मतलब 275,000 कॉस्ट आ गई। मेंटेनेंस के बाद नंबर 3 पे देखें, मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये भी एवरी मंथ है, व्हिच विल कॉस्ट 10,000 ऑन ईच रिप्लेसमेंट। तो हर मरतबा जब मैं रिप्लेसमेंट करूंगा वो 10,000 होगी। तो आप इसको करेंगे 10,000 into 11 अगेन 110,000 and then people ये लिख रहा है machine operator will be employed at between 9,000 per month। तो ये wages आ गई ऑपरेटर की, मशीन ऑपरेटर की wages, and that is 9,000 into 11 which is 99,000। ये जितने भी पर मंथ भी हैं इसको आप एनुअल में कन्वर्ट करते जाएंगे और आखिर में लिख रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय ₹5,000 पर मंथ। तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन ऑफ यानी अदर ओवरहेड्स का वर्ड लिख रहे हैं
जो इंक्रीज होंगे अदर इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स जो आपके इंक्रीज होंगे वो डिक्लेयर 5000 पर मंथ 5000 into 11 कीजिएगा that is 55,000 तो यहाँ तक जो एक्सपेंसेस हैं इसको टोटल कीजिएगा ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे आप जरा इसको टोटल करके बताइए सिर्फ इतने हेड्स को टोटल कीजिएगा 853,000. 853,000 here अभी मैंने heading दी है that is estimated overhead of new machine तो आप इसमें ऐड करें क्योंकि हमें कंपोजिट रेट यूज करना है यानी ब्रैकेट रेट कह लो या सिंगल रेट कह लो तो इसलिए मुझे आप इसमें ओवरहेड्स ऐड करूंगा ये भी एस्टिमेटेड है ओवरहेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स अच्छा एग्जिस्टिंग मशीन का रेट गिवन है और वो देख रहा है कि करंटली कंपनी 390,000 और प्रोडक्टिव और जो है रेट अब्सॉर्ब कर रही है एग्जिस्टिंग में और कितने और एस्टिमेट लगाए हैं ऊपर लाइन देखिएगा द अदर 5 मशीन इट इज बजटेड दैट अदर 5 मशीन विल वर्क फॉर 12,500 hours during the year 2014 including 900 hours for maintenance तो मेंटेनेंस आवर्स निकाल दो वो इसमें शामिल नहीं होंगे तो 12,500 में से 900 लेस किए कितने और आ गए 12,500 में से 900 और लेस किए और जो बाकी आएंगे इसको मल्टीप्लाई कर दो 398 से तो बताइए कितने एस्टिमेटेड ओवरहेड्स आ गए 4524,000. 4524,000 अब इसको और टोटल करते हैं दिस इज नॉट एस्टिमेटेड ओवरहेड्स एनुअल ओवरहेड्स यानी ऑफ ऑल 6 मशीन्स और ये बना देगा 7753,000 ये तो पहला हिस्सा है फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ओवरहेड रेट निकालने का ओवरहेड रेट का फार्मूला क्या है एस्टिमेटेड ओवरहेड ये निकल आएगा ठीक है ये ए वैल्यू आ गई इसको मैं ए वैल्यू लिख देता हूं अब इसी से नीचे हम दूसरी कैलकुलेशन करते हैं ये भी कॉस्टिंग के तरीका होता है कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन करें अब नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि हमें एस्टिमेटेड ऑड्स चाहिए अब मैं लिखूंगा हेडिंग दूंगा एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव ऑड्स of all 6 machines तो अब न्यू मशीन के हमें इसमें गिवन है न्यू मशीन के और उसने हमें दिए हुए थे जो हमने यहां पर भी लिखे न्यू मशीन के और हैं प्रोडक्टिव 2400 ये लिखे थे हमने ये 2400 और हैं और जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं ये न्यू और लिखते हैं न्यू मशीन और एग्जिस्टिंग मशीन के जो और हैं वो हमारे पास है 12,500 minus 900 which is 11,600 इन दोनों को ऐड करने this is 14,000 ये एस्टिमेटेड प्रोडक्टिव और आ गए ठीक है इसको हम बी कर देते हैं और नीचे एक लाइन में आंसर लिख दूंगा ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट और शो कर दूंगा a divided by b यानी 5377 divided by 14,000 कितना आया रेट 384.07. 384.07 अच्छा इससे पहले ये जो न्यू मशीन आपने इंस्टॉल की है इसमें जो रेट था उससे पहले जो रेट था वो 390 था लेकिन अब जो रेट है वो हमारा रिड्यूस होकर 384.5
07 हो गया। एनीवन हु कैन टेल मी द रीजन, क्योंकि ये भी एग्जामिनर रिक्वायर कर सकता है आपसे एग्जाम में रीजन, 1-2 मार्क्स की रीजन भी पूछ सकता है। सो एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, क्यों रेट कम हुआ? जी एनी स्टूडेंट? ये थ्योरेटिकल पोर्शन बड़ा अहम होता है, 1-2 नंबर के एग्जामिनर पूछता रहता है, जगह जगह पे पूछेगा आपसे, मुख्तलिफ जगह पे। जी देखो, जब भी कोई न्यू मशीन आप ऐड करते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि न्यू मशीन जो होती है उसकी जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसकी वो कम होती है एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मशीन्स। अब जो 5 मशीन्स हैं तो लेकिन बात है ओल्ड मशीन्स हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह ये बाकी एक्सपेंसेस हायर होंगे, लेकिन जो आपकी कॉस्ट है न्यू मशीन की वो कम होगी। तो जब हम इसको मर्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने की बजाय रेट जो है वो डिक्लाइन होता है। ठीक है, इसकी बेसिक रीजन जो है वो ये होगी। ओके, अच्छा इसके बाद एग्जांपल जो है जो करनी है वो मैं आपको बताता हूं, आपको आप नोट कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 में ये पूरा पूरा क्वेश्चन है कंप्रीहेंसिव, इसके अंदर एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट सारा करना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल नंबर 7, ये मशीन वाइज कैलकुलेशन करनी है आपने, मशीन वाइज। ठीक है, 2 मशीन है M1 M2 और 2 इसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, और ये भी पूरा एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और री अपोर्शनमेंट इसमें गिवन है। ये दोनों होमवर्क दे रहा हूं 6 और 7। हाँ जी, अब आइएगा जरा इसमें एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 ये रीअपोर्शनमेंट वाला क्वेश्चन है, जरा ये ध्यान से देखिए। पेज नंबर आप देख लें, पेज नंबर है मेरे पास 57, पेज नंबर 57। In a factory with 4 production departments and 2 service departments, the operating cost for the month of October were as follows। ठीक है, आप अगर इसमें देख सकते हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 नहीं है, प्लीज ये करेक्शन कीजिएगा, नीचे डाटा में 3 दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3 की कॉस्ट दी हुई है, और सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 हैं, कैंटीन और बॉयलर हाउस। और ये याद रखिए कि जो मैंने कॉस्ट ली है बॉयलर, ये जो 5 की कॉस्ट है ये एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट है। नीचे लिखता है कॉस्ट ऑफ रनिंग द कैंटीन आर अपोर्शन टू ईच डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड यूज ऑफ द कैंटीन बाय एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज की बेसिस पर आप अपोर्शन करोगे कैंटीन की रनिंग कॉस्ट को, और कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस और अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ पावर बाय ईच डिपार्टमेंट। और जो आपकी कंजम्पशन ऑफ पावर होगी वो बॉयलर हाउस में होगी। नीचे देखिएगा कुछ परसेंटेजेस गिवन है। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर देयरफॉर अपोर्शन एज फॉलोज। अब इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 कैंटीन की 40% कॉस्ट डिपार्टमेंट 1 को जा रही है, 20% 2 को, 30% डिपार्टमेंट 3 को, और 10% कॉस्ट जो है वो बॉयलर हाउस को। बॉयलर हाउस की किसी तरह मुख्तलिफ परसेंटेजेस दिए हैं, तो बॉयलर हाउस की भी 20% कॉस्ट कैंटीन को ट्रांसफर होगी। कैंटीन इसमें कौन सा मेथड यूज होगा? हमने 3 मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड, स्टेप डाउन मेथड और रेसिप्रोकल मेथड। बताइए इस डाटा में कौन सा मेथड चूज करेंगे आप? एनीवन? जी शाबाश। स्टेप डाउन।
स्टेप डाउन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कि देखो इसमें रेसिप्रोकल मेथड यूज होगा। रेसिप्रोकल की मैंने रीजन भी बताई थी कि रेसिप्रोकल मेथड कहाँ यूज होगा, व्हेन बोथ सर्विस डिपार्टमेंट ट्रांसफर विल प्रोवाइड सर्विसेज टू ईच अदर। अब इस डाटा में देखो कैंटीन जो है वो 10% कॉस्ट उसकी एलोकेट करनी है। मैंने बॉयलर हाउस को मैं कह सकता हूँ कैंटीन 10% सर्विसेज बॉयलर हाउस को दे रहा है और बॉयलर हाउस 20% कैंटीन को दे रहा है। यानी वन सर्विस डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर सर्विसेज टू अदर एज इन रेसिप्रोकल, यानी दोनों एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आप रेसिप्रोकल मेथड यूज करोगे। ओके, अब जब रेसिप्रोकल मेथड आता है, यहां हमने दो मेथड पढ़े थे। एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट के बार बार आप परसेंटेजेस निकालोगे कि अल्टीमेट ये 0 हो जाए, और दूसरा रेसिप्रोकल मेथड में दूसरा हमने पढ़ा था मैथमेटिकल इक्वेशन से, यानी जिसको अलजेब्रिक मेथड कहते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपने सॉल्व करना है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक मेथड को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। और अगर नहीं करता तब भी आपने एक ही मेथड यूज करना है, दोनों मेथड यूज नहीं करने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन बताता हूँ आपके सामने, क्योंकि रेसिप्रोकल मेथड में जो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसमें इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफी तो हो ही जाता है इसमें क्वेश्चन। सो देखिए हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, कैंटीन और बॉयलर हाउस। मैं इसको पहले लेट करूंगा, लेट C is it stands for canteen, ताकि इक्वेशन बनाने में आसानी हो, और B बॉयलर हाउस। जी, तो C की इक्वेशन बनाएं। C is equal to, देखिएगा क्वेश्चन में C की अपनी कॉस्ट कितनी है, एलोकेटेड और अप्रोप्रिएट कॉस्ट, ऊपर डाटा में देखिए कितनी आ रही है, 78,000 78,000 प्लस कितनी परसेंट कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होगी बॉयलर हाउस से, 20%। 20% प्लस 0.20 ऑफ बी। इसी तरह बॉयलर हाउस की इक्वेशन बनाइएगा, B इज इक्वल टू, बी की अपनी कॉस्ट कितनी, 100,000 प्लस कितने परसेंट कॉस्ट कैंटीन की ट्रांसफर होगी, 0.10। बस ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी, इसको आप खुद सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस एग्जांपल को आपने बोथ मेथड से सॉल्व करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं और इक्वेशन से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है, और इसके क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं आता एग्जामिनेशन में। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, रीअपॉर्चनमेंट। जैसे ये जो पिछला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया आपको, और तरीके से डाटा दिया हुआ था, तो डाटा जरूर ठीक हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो ये मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये एक जो 6, 7, 8 शायद मैंने दिए आपको, ये 3 क्वेश्चन पीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।